राम राम ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਣੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕੁਸ ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। Well, that was a little introduction of this video in my what do I say, ancestral dialect called Multani, which in Pakistani they called as Sairaki, I guess. And the reason that I gave the introduction of this video is that what I feel from my perspective, ये जो हिंदुस्तान और ये जो पाकिस्तान का ये जो पेरिनियल टेररिज्म के लिए प्यार है ना, एंड देयर इज फेमस थिंकिंग ऑफ ब्रीडिंग इंडिया ऑफ विद 1000 cuts. It has got nothing to do with the expansionist attitude of Pakistan. It has got nothing to do with their love for Kashmiri people, and it has got nothing to do with the two nation theory also. Yeah. So here what plays an important role is the language. Yes, the language. देखिए, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान की मूवमेंट जो शुरू हुई थी वो मुस्लिम लीग ने शुरू की थी। एंड मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ इस इलाके की पार्टी थी। बट पार्टीशन का इम्पैक्ट जोग्राफिकली कहाँ पे आया? वो आया बंगाल साइड पे और पंजाब साइड पे, राइट। नाउ अब बिफोर वी प्रोसीड अहेड इन दिस वीडियो, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा जो हिंदुस्तानी होने के नाते शायद आपको थोड़े से चुभेंगे। देखिए, हिंदुस्तान ने 1948 में जंग जीती, सीज फायर हुआ कश्मीर की। देयर मे बी रीजन एट दैट टाइम दैट सरदार पटेल थॉट दैट ठीक है, जो हो गया सो हो गया, वी डोंट नीड दैट पार्ट, गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो पार्ट नहीं चाहिए, विल नॉट रन आफ्टर इट। उसके बाद 1965 की जंग, पाकिस्तान जितना मर्जी कहता रहे कि पाकिस्तान ने जीती या स्टेलमेट था, बट इन टर्म्स ऑफ the losses, if we account for, and the amount of the area which was under the enemy area which was under the territorial control, which was under the territorial control of either party, उसके हिसाब से कंपैरिजन देखें तो इंडिया की ये एक जीत थी, काफ़ी बड़ी जीत थी। देखिए, इस जीत के अंदर हिंदुस्तान ने अपार्ट फ्रॉम कैप्चरिंग वास्ट एरिया ऑफ POK, हिंदुस्तान ने एक बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट को जीता था। उसका नाम था हाजीपीर पास। मेरे ख्याल से इतने वीडियोस अभी पीछे चले, न्यूज़ में चला है, सबको पता ही होगा हाजीपीर पास की इंपॉर्टेंस क्या है। खैर, मैं आपको ना ये 2 डायग्राम से समझा देता हूँ। अब अगर हाजीपीर पास पे हिंदुस्तान का कब्ज़ा होता है तो पुंछ और कश्मीर के बीच, श्रीनगर के बीच की दूरी है वो तकरीबन 50-55 किलोमीटर है। और अगर हाजीपीर पास नहीं होता तो पुंछ पहुँचने के लिए, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट फ्रंटियर में, तकरीबन 10 से 12 घंटे और 600-650 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो पुंछ की, ये हाजीपीर पास की है ही है। बहरहाल 1965 में काफ़ी बलिदान देने के बाद हमने हाजीपीर पास को जीत लिया। लेकिन वो जंग हम जो मैदान में जीते, युद्ध के मैदान में जीते, हम ताशकंद के अंदर टेबल पे हार गए और हमने हाजीपीर पास पाकिस्तान को वापस कर दी।
लेट बैकॉन्स भी बैकॉन्स 1971 पे आते हैं। 1971 की भी ये स्टोरी थी। 93,000 हमने सोल्जर्स कैप्चर किए, वो लिए, बंदी बनाए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, फिर उनको छोड़ दिया। जबकि देयर आर एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट्स अवेलेबल कि पाकिस्तान ने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स इंडिया के नहीं छोड़े थे। फिर हिंदुस्तान ने चम सेक्टर के अंदर जीत हासिल की थी, वो भी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट था, हमने वो दे दिया। तो 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट हुआ उसमें हिंदुस्तान मैदान में तो जंग जीत गया, बहुत बड़ी जंग जीता, बहुत बड़ी जीत हासिल की, बट ऑन टेबल वी लॉस्ट द बैटल। देन पाकिस्तान like a rat entered into Indian territory। हमने वो जंग भी लड़ी, पाकिस्तान को खदेड़ा, भागने में मजबूर किया, but that was an unnecessary battle which we had to fight, which we were dragged into। Were we able to recover the costs? I'm not talking about the human cost, I'm talking about human cost तो irreparable होती है, but the cost of battle, were we able to recover from Pakistan? The answer is no। खैर, अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया, मैसेकर किया 27 हिंदुस्तानी, काफ़ी चांस लोग 26 कहते हैं, पर मेरे हिसाब से 27 हैं, क्योंकि 26 हिंदू और एक कश्मीरी मुसलमान भी था, वो भी तो हिंदुस्तानी था, और एक नेपाली नेशनल। ये 28 लोगों का मैसेकर किया। इंडिया वाउ टू रिटेलिएट किया। हमने उनके 11 या पता नहीं 14 एयरपोर्ट्स को नेस्तनाबूद किया, वी डिस्ट्रॉयड देम। बट इंटरनेशनल मीडिया में बात क्या चल रही है? इंटरनेशनल मीडिया में बात चल रही है कि डिड वी लूज एनी रफाल? आई मीन इट्स जस्ट अ टूल टू फाइट। यू कैन लूज इट। You don't buy military equipment to ensure that you buy the military equipment to ensure that they fire and they help you win, not to protect the military equipment. Military equipment is there to protect you. तो अगर रफाल गिर भी गए तो कौन सी बड़ी बात थी, बट एयरपोर्ट तहस नहस हुई, ये बहुत बड़ी बात थी। पर इंटरनेशनल मीडिया में क्या चला? इंटरनेशनल मीडिया में चला कि रफाल कितने गिरे, पाकिस्तान एयरफोर्स इज द बेस्ट। बहरहाल, what I want to establish by giving you these instances from the past, thing is that the Pakistan is a little too shrewd when it comes to the politics, और ये पॉलिटिक्स ही है जिसके कारण पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट बनना पड़ा, या बनने के लिए मजबूर होना पड़ा, और दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू बिकम अ टेरर स्टेट एंड परपेचुअली रैंट द नेम ऑफ कश्मीर। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई थी, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की, वो शुरू हुई थी मुसलमानों द्वारा। वो कहाँ के थे? वो दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, इस एरिया के थे। नाउ दीज वर द पीपल हु वर उर्दू स्पीकिंग पीपल, फैनेटिक मुस्लिम्स, and they felt that their ancestry is directly from the Mughals। तो ये आपको अपने आप को मुग़लों की ही जायज़ या नाजायज़ औलाद समझते थे, और इनके लिए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की जो लिंगुआ फ्रैंका थी वो थी उर्दू। अब जब पाकिस्तान का पार्टीशन होना था, या इंडिया का पार्टीशन होना था और पाकिस्तान को फॉर्म होना था, तो इलाके कहाँ कटने थे? पंजाब में और बंगाल में। अब मेरा मानना ये है, और इसको अगर आप सोचेंगे तो आप भी इसी बात को मानेंगे, कि किसी भी एरिया के लिए
जो उसके लोग होते हैं उनके लिए रिलीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उनकी लैंग्वेज. एंड दैट वी हैव बीन सीइंग व्हाट्स हैपनिंग इन सदर्न इंडिया and even in Maharashtra, that people are little fanatic about or little emotional about their language. I'll tell you why. There is a historical reason to it. In fact, there is an evolutionary reason to it. देखिए, आप जितने मर्जी इमोशनल रिटॉरिक कर लें रिलीजन का या किसी और चीज़ का, अल्टीमेटली अगर पेट में दाना नहीं है तो आप किसी भी आइडियोलॉजी को आप पकड़ के नहीं बैठ सकते. यू नीड फूड एंड फूड डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द economy, and economy comes from the business. Economy means economy directly means the business, जिसको हम हिंदी और उर्दू में कहें तो उसको तिजारत कहते हैं. तो अब बिजनेस करने के लिए आपको you need a language by which you can communicate with your within your community, with your customers, with your business partners. अब अगर वो लैंग्वेज ही नहीं आती है आपको और पीपल आर नॉट स्पीकिंग योर लैंग्वेज, तो अब बिजनेस कैसे करेंगे? अब बिजनेस नहीं कर पाएंगे, विल फेल. तो हेंस, और व्हेन आई से बिजनेस, आई मीन बिजनेस लिटरली एज वेल एज सिंबॉलिकली व्हेन इट कम्स टू द डे टू डे ट्रांजैक्शंस. मतलब आप सपोज करिए अकेले हैं और अकेले एक ऐसी कंट्री चले जाएं तो चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत हो, जितनी मर्जी अच्छी हो, पर वहाँ के लोगों की लैंग्वेज आपको बिल्कुल नहीं आती और लोग आपकी भाषा नहीं समझ सकते, तो यू नॉट बी एबल टू सोशलाइज. आपके लिए वो स्वर्ग जैसी जगह भी एक नर्क जैसी हो जाएगी, बिकॉज आप ना कुछ खरीद पाएंगे, ना कहीं जा पाएंगे, आप बस एक जगह स्थिर होकर रह जाएंगे. तो लैंग्वेज इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब देखिए, ये जो जिन्ना था, जिन्ना की तो खैर बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ही वॉज नीदर ट्रू मुस्लिम नॉर ही वॉज अ उर्दू स्पीकिंग मैन. ही यूज टू थिंक हिमसेल्फ एज अ इंग्लिश मैन. अंग्रेज़ी ही बोलता तो उर्दू तो आती नहीं थी उसको. एंड ही वॉज नॉट अ ट्रू मुस्लिम. शायद काफ़ी लोगों को पता ना हो, ही वॉज अ पोर्क ईटिंग मुस्लिम, और पोर्क तो इस्लाम में हराम है, तो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता वो. बहरहाल छोड़िए जिन्ना को, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर अस. तो अब इसने इसके हिसाब से अगर टू नेशन थ्योरी सक्सेसफुल होनी है तो लैंग्वेज का भी बंटवारा होगा. यानी कि उर्दू जो होगी वो बनेगी इस्लाम, यानी उर्दू लैंग्वेज का धर्म जो होगा वो होगा मुसलमान, और हिंदी लैंग्वेज का धर्म जो होगा वो होगा हिंदू धर्म. अफसोस की बात है आजकल के पॉलिटिशियंस भी इसी भाषा में बात कर रहे हैं. सो वी हैव डिग्रेडेड आवरसेल्फ 78 ईयर्स बैक. जो 78 साल पहले जिन्ना की फिलॉसफी थी, आज हम उसको रिपीट कर रहे हैं, जब लैंग्वेज का का एक धर्म बनाकर. बहरहाल, तो जिन्ना वो ने कहा कि भाई अगर मुस्लिम पाकिस्तान बनेगा तो उसकी लैंग्वेज होगी उर्दू. अब लेकिन पंजाब की प्रॉब्लम क्या थी? पंजाब में थी कि लैंग्वेज थी पंजाबी. पंजाब में रिलीजन को लेकर उतना फैनेटिज्म भी नहीं था. अगर आप बाबा गुरु नानक से चेक करें सिख हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा कि सिख गुरुओं के बहुत सारे मुस्लिम फॉलोअर्स थे, और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर काफ़ी सारा टेक्स्ट है जो इस्लाम से के मानने वाले जो सूफ़ी धर्मावलंबी थे, सूफ़ी लोग थे, उनके काफ़ी सारे पोएट्री को लिया गया है. तो वहाँ पर तो पंजाबी वॉज इन स्पीकिंग पंजाबी वॉज मोर पॉपुलर, जो इनफैक्ट आज भी है. एंड इन रिटन द गुरमुखी स्क्रिप्ट वॉज द मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्ट. अब उनको ये था, अब जिन्ना को ये था कि साहब अगर हमें ये टू नेशन थ्योरी को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें ये इनके ऊपर लैंग्वेज भी थोपनी पड़ेगी. अब लैंग्वेज थोपी नहीं जा सकती, ये उन्होंने देख लिया था जो उन्होंने अवामी लीग के साथ किया था बांग्लादेश के अंदर, जिसके कारण बांग्लादेश बना. शायद जिन्ना ने इसको पहले ही प्रिएम्प्ट कर लिया था कि लैंग्वेज थोपना आसान नहीं होगा. तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले दिया उर्दू को एक धर्म, दैट इज इस्लाम. अब मुस्लिम वही होगा
जो उर्दू बोलेगा, उर्दू पढ़ेगा, उर्दू में लिखेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने शुरू करी रेडिकलाइजेशन। देखिए पंजाब के मुसलमानों में दे वर नॉट दैट रेडिकल, इतने रेडिकल नहीं थे कि वो 20 लाख हिंदुओं को मार देते। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता जितने लोग आजकल कह देते हैं कि हिंदू सिख मुस्लिम तो बड़े प्यार से रहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं रहते थे। आई हैव हर्ड टेल्स फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हु हेल्ड फ्रॉम क्वेटा and prior to that from Multan. So she did tell me that yes differences were there, पर इतना फैनेटिज्म नहीं था कि 20-30 लाख लोगों को मार दिया जाता। वो तभी मारा जाता है जब आप फैनेटिक हों, जब आप एक आइडियोलॉजी को लेकर फैनेटिक हों और आपके सर पे चढ़ के बोलें। तो वो कैसे होगी? वो रेडिकलाइजेशन से होगी। और रेडिकलाइजेशन करी तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि यू आर ओनली मुस्लिम, यू आर मुस्लिम ओनली व्हेन यू स्पीक, रीड एंड राइट इन उर्दू। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे पंजाबी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ डायलेक्ट, एज अ बोली, एज अ लैंग्वेज रिटन स्क्रिप्ट, इट डाइड। और उसको मुसलमानों ने, उसको पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने पंजाबी इस लैंग्वेज को मार दिया ना। रेडिकलाइजेशन का ही दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अदर लैंग्वेजेस, नॉन उर्दू लैंग्वेजेस और यूज कैन से द नॉन पर्शियन स्क्रिप्ट और अरेबियन स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस ऑफ काफिर। इसका मतलब ये होगा कि बाकी सारी लैंग्वेजेस जो हो गई वो दुश्मन रिलीजन की हो गई। पंजाबी इंडिया की लैंग्वेज हो गई, हिंदी इंडिया की लैंग्वेज होगी, सो किल देम। अब देखिए, अगर सिर्फ इतना ही करके ये पाकिस्तान के जो फाउंडर्स थे वो छोड़ देते तो एक ना एक टाइम बाद रिबेलियन होना था। पीपल हु वर फ्रॉम द पंजाबी रूट्स, जितने भी आप देखते ना, बाजवा, गिल, ये जो मुसलमान देखते हो कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट हुए नॉट बिकॉज दे हैव एनी एफिनिटी टुवर्ड्स इस्लाम और दे हैड एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, दे कन्वर्ट हुए, इनके पुरखे कन्वर्ट हुए क्योंकि उनको जागीरें मिली थी, कन्वर्ट होने की लालच मिला था, या इनकी माँ बेटियों को उठा के लेके गए थे ये मुग़लों के टाइम में कि, और उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया था, जो आजकल भी पाकिस्तान में बड़ा फैशन है हिंदू लड़कियों को और सिख लड़कियों को कन्वर्ट करने का। बहरहाल, तो अब ये जो कन्वर्टेड पंजाबी थे, फर्जी मुसलमान, इनके लिए देयर वाज अ लॉट पॉसिबिलिटी कि ये अपनी रूट्स की बात करते, वो बात करते कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो पाकिस्तान की रिजीम है, जो ये कहती है कि उर्दू इज़ द लैंग्वेज ऑफ एलीट एंड पंजाबी इज़ द लैंग्वेज ऑफ गंवार्स। यस, दिस इज़ द फील विद इन पाकिस्तान कि पंजाबी में जो बोलता है वो गंवार है और जो एलीट है वो उर्दू में बोलता है। इसलिए आप देखेंगे काफ़ी सारे उनके पंजाबी लोगों को भी सुनेंगे तो उसमें 80% दे विल बी यूजिंग ओनली उर्दू वर्ड्स विद अ पंजाबी एक्सेंट। तो अब उनको ये था कि रजीम को ये डर था कि पंजाब के लोग कभी ना कभी अपने रूट्स की बात करेंगे, अपनी लैंग्वेज की बात करेंगे, एंड देयर मे बी अ रिवाइवल ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, गुरुमुखी एज अ स्क्रिप्ट का रिवाइवल होगा। और अगर ये होता है, दिस विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन टू नेशन थ्योरी। क्यों? क्योंकि टू नेशन थ्योरी का मतलब यह भी था कि उर्दू इज द लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स। प्लूरलिटी में तो ये प्लूरलिज्म में तो ये बिलीव करते नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देयर हैज़ टू बी अ कंटिन्यूअस डोज ऑफ रेडिकलाइजेशन अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दैट टू विद इन पाकिस्तान द पंजाबीज। वाई पंजाबीज? बिकॉज सारी
उसमें आप बलोच थोड़ी मिलेगा उसको, आपको उसमें आपको पठान थोड़ी मिलेंगे, उसमें आपको फ़ौज के अंदर आपको सिंधी थोड़ी मिलेंगे। ये मुनीर मुशर्रफ जितने भी देख सुनते हो ना आप, दीज ऑल जोकर्स और पंजाबीज, ये वही कन्वर्ट्स, कभी गिल, कभी भाटिया, कभी बाटला, कभी विज, आई नो व्हाट ऑल, कभी पता नहीं शायद भरियोक भी हो कुछ मेरी तरह आई डोंट नो, नेवर हर्ड ऑफ दो। तो ये सब कन्वर्टेड है, वही नकली माल जो मुस्लिम बना बिकॉज इनके किसी पुरखे को कोई जागीरदारी मिली होगी, बोला गया तो कन्वर्ट हो जा, तो वो कन्वर्ट हो गया होगा, या किसी राजे या किसी यू नो व्हाटएवर जो भी उनका इलाके का बंदा होगा, मुगलों का गवर्नर उस इलाके का, उसको बोला साहब मैं मुस्लिम बन रहा हूँ, मैं मुसलमान बन गया, मेरे को कहीं छोटी मोटी जागीर दे दो। तो ये इसी लालच में ये कन्वर्ट हुए थे फर्जी लोग, और या फिर इनकी बहू बेटियों को लोग उठा के लेके गए थे और उनको फर्जी तौर पे उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा के उनसे निकाह नुकू किए थे, और उसके बाद ये पैदाइशें हुई हैं, यही मुशर्रफ, मुनीर एंड ऑल दोज जोकर्स। तो अब इनको चाहिए था कि साहब ये कंटिन्यूस डोज ऑफ रेडिकलाइजेशन देना है, तभी अपनी रूट से दूर रहेंगे। और इसी कंटिन्यूस डोज ऑफ रेडिकलाइजेशन में था टू नेशन थ्योरी। इसका मतलब इंडिया इज़ एन एनिमी कंट्री। अब एनिमी कंट्री से एनिमोसिटी के लिए यू नीड टू हैव सम सब्जेक्ट, राइट, वरना किस चीज़ की दुश्मनी करोगे। देयर द सब्जेक्ट वॉज कश्मीर। तो अब पाकिस्तान अगर कश्मीर का किरट छोड़ता है, इट मीन्स देयर इज नो रीजन टू बी एनिमी विद इंडिया। If India is not an enemy country, then India becomes a friendly country. If India becomes a friendly country, it means Indians and Pakistanis के roots same है. If the roots are same, तो पंजाब के अंदर जो सबसे prominent population है पंजाबियों की, their roots with Indian Punjabis are same. It means there is a revival of Punjabi culture and Punjabi language within Punjab. It means द टू नेशन थ्योरी फेल्स। इट मीन्स ये जो जर्नैल जो हैं पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हैं, देयर इज नो प्लेस फॉर देम। ये जो ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये अगर टूट गई, मैं नहीं मानता कभी टूटेगी, और मैं ये भी नहीं मानता कि इंडिया और पाकिस्तान कभी यूनाइट होंगे, और मैं ये भी नहीं मानता यूनाइट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरेशन दर जनरेशन ये लोग इतने रेडिकलाइज होके आए हैं, और हम इतने लिबरल हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब हमारे देश का सत्यानाश हो जाएगा जो इतने रेडिकलाइज 20-30 करोड़ लोग हमारे हिंदुस्तान में आ गए। तो नहीं, नॉन रेडिकल होते तो अलग बात थी, पर ये तो हाईली रेडिकलाइज्ड हैं। इट टेक अबाउट मे बी टेंस ऑफ जनरेशंस फॉर दैट रेडिकलिज्म टू गो फ्रॉम देयर, द फिल्थ ऑफ रेडिकलिज्म टू गो फ्रॉम देयर माइंड। तो ये तो उनको डर ये लगा रहता है पाकिस्तान के रिजीम को कि साहब अगर ये रेडिकलाइजेशन ख़त्म हो गई और हिंदुस्तान से मोहब्बत हो गई, तो खैर जनता फिर वो हर चीज़ डिमांड करेगी जो हिंदुस्तान में लोगों को मिलता है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबरलाइजेशन। फिर ये जो मुनीर मुशर्रफ वगैरह जोकर्स जो बैठे हुए हैं, इन्होंने जो लाखों करोड़ रुपए कमा के अपने सऊदी अरेबिया, दुबई और यूएस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, उस पैसे का हिसाब कौन मांग देगा? क्योंकि जनता तो उस पैसे का हिसाब मांगेगी। अब ऐसी सिचुएशन ना आए, लोग हिंदुस्तान से नफरत करते रहें, लोग अपनी रूट्स को ना पहचानें, लोग अपनी रूट्स की बात ना करें, वो सरकार जो एक नैरेटिव सेट करती है उस नैरेटिव में लगे रहें, तो साहब वो तभी होगा जब रेडिकलेशन जो है इन गधों के सिर पे बोलती रहेगी। हेंस पाकिस्तान विल नेवर लीव द इशू ऑफ कश्मीर, एंड टू सपोर्ट देयर बिलीफ दैट दे आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ कश्मीर, दे हैव टू बी ऑलवेज कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ टेरर। They have to always be in the state where they will always be promoting terror. तो पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है
जो जितने ही आप उनके एयरपोर्ट फोड़ लो वो सीधी नहीं होगी। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने इस वीडियो की इंट्रोडक्शन मुल्तानी में क्यों दी थी। जिस लैंग्वेज में बोला था वो टू एन एक्सटेंट मुल्तानी थी, विच इज़ लैंग्वेज ऑफ मुल्तान एरिया इन पाकिस्तान, और मेरे रूट्स मुल्तानी हैं। तो हमें भी चाहिए अपनी रूट्स को पहचानें। इट्स अ डाइंग लैंग्वेज इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली। तो इफ़ यू आर मुल्तानी स्पीकिंग पर्सन, प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग and communicating in Multani and whatever local dialect you have. It could be, you know, बिहार के इतने सारे मैथिली, इतने सारे local dialects हैं. If you are in Delhi, you know, never think that English and Hindi are the language elites and the local languages are the language of God. No, ऐसी कभी feel नहीं होनी चाहिए. Within your society, you must communicate, must confabulate in your local dialects. तो मुल्तानी को एक थोड़ा ज़िंदा करने की कोशिश में मैंने इस वीडियो की इंट्रोडक्शन मुल्तानी बनाई थी। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।